गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रजनीश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर्मी एंड सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल में सब कुछ आपको फ्री ऑफ कास्ट, पूरा जीएस का पार्ट, साइंस का पार्ट, हिंदी का पार्ट, इंग्लिश का पार्ट, सब कुछ आपको एक सीरियल वाइज मिल रहा है। और हम लोगों की कोशिश भी है कि जब सीरियल वाइज कोई चीज़ आपके पास जाएगी तो इस लॉकडाउन के दौरान आपकी कोई भी स्टडी प्रभावित ना हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपना एक सीक्वेंस वाइज सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। दोस्तों, इस लॉकडाउन को आप एक पॉजिटिव वे पे सदुपयोग करें तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था और समाप्त होगा जब, तो जितने भी एग्ज़ाम्स पेंडिंग में हैं उनके सभी के एग्ज़ाम्स होंगे, रिकंडक्ट कराया जाएगा और बहुत सारी नई वैकेंसीज़ भी रिलीज़ की जाएंगी। तो उसके सिलसिले में उस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को अपनी स्टडी कंटिन्यू रखना है और बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, क्योंकि हम लोगों की कोशिश है कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी प्रभावित ना हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप जानते हैं कि हमारा इस समय संविधान का पार्ट चल रहा है, उसमें 3 वीडियोज़ अपलोड हो गए हैं, जिसमें हमने राष्ट्रपति को देखा है, उपराष्ट्रपति को देखा है, प्रधानमंत्री को देखा है, उसमें उप प्रधानमंत्री को भी मैंने कवर किया। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो महान्यायवादी के ऊपर है, क्योंकि जब मैंने राष्ट्रपति के ऊपर अपना वीडियो बनाया था तो उस समय बताया था कि जो कार्यपालिका होती है ना, उसमें राष्ट्रपति इम्पोर्टेंट होता है, उपराष्ट्रपति इम्पोर्टेंट होता है और इसके अलावा महान्यायवादी इम्पोर्टेंट होता है। तो आज वही वीडियो है अपना महान्यायवादी के ऊपर। दोस्तों, ये वीडियो छोटा होगा लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है। अब समझिए कि भारत का जो महान्यायवादी होता है वो क्या होता है। पहले तो इसका संवैधानिक ढांचा देख लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में जो है तो भारत के महान्यायवादी का पद दिया गया है। भारतीय अनुच्छेद के 76 में इस पद को दिया गया है, इस पद को दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसकी सारी जानकारी आपको दी जाएगी शुरू से लेकर के अंत तक। इस पद को दिया गया है, ये ध्यान रखिए। इसकी दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि इसका ना तो निर्वाचन होता है और ना जैसे आप लोग एग्ज़ाम दे के सेलेक्ट होते हैं उस तरह का होता है। ये महान्यायवादी जो है इसकी नियुक्ति होती है दोस्तों। इसकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। और ये नियुक्ति कौन करता है? मैंने आपको राष्ट्रपति के कार्य में मैंने बताया था कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश पर करता है? प्रधानमंत्री से इस विषय पर सलाह लेना होता है। ये चीज़ मैंने प्रधानमंत्री के बारे में भी बताया है और राष्ट्रपति के बारे में बताया। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के महान्यायवादी का पद किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 76 में दिया गया है। अब इसमें देखिए, इसे भारत का प्रथम विधि नागरिक कहते हैं। इसे भारत का प्रथम विधि नागरिक कहते हैं। प्रथम विधि नागरिक या विधि व्यक्ति कहा जाता है, विधि अधिकारी भी कहा जाता है। ये 2-3 शब्द जो मैंने प्रयोग किया है तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी यही दोस्तों महान्यायवादी होता है। अब इसकी देख लेते हैं योग्यता क्या होती है। महान्यायवादी की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? महान्यायवादी की योग्यताएं, पहली योग्यता तो ये होनी चाहिए कि ये कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए, कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए, ठीक है ना। विशेष जानकार होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, विशेष जानकार होना चाहिए। दूसरी बात जो आपको ये ध्यान रखना है वो ये होनी चाहिए कि जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की जो योग्यताएं होती हैं वही सारी योग्यताएं महान्यायवादी पर भी होनी चाहिए। जो सीजेआई बनते हैं, जो उच्चतम न्यायालय के जज लोग बनते हैं, तो उनके पास जितनी योग्यताएं होनी चाहिए वही योग्यता इसके पास भी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि अगर वो योग्यता नहीं है तो कम से कम 10 वर्ष तक, कम से कम 10 वर्षों तक जो है ये एज अ वकील कार्यरत किया हो, मतलब एज अ एडवोकेट जो है ये कार्य किया हो।
ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें ये इसकी योग्यता हो गई कि पहले ये कानून का विशेष जानकार होना चाहिए। दूसरी बात, इसकी जो योग्यताएं होगी वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो मतलब योग्यता होगी, वे सारी योग्यताएं भी इसके पास होनी चाहिए। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखना है, तो ये 10 वर्षों तक एज अ एडवोकेट, एज अ वकील ये कार्य किया हो, इसके पास अनुभव होना चाहिए। इतनी इसकी योग्यताएं होती हैं। अच्छा, अब महान्यायवादी का पद भारतीय संविधान में क्यों दिया गया है? ये सरकार को कानूनी सलाह देता है। ये सरकार का एडवोकेट होता है। केंद्र सरकार का जो एडवोकेट होता है ना, यही होता है। ये सरकार का वकील, ये सरकारी वकील कहलाता है। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोई भी जवाब मांगा, तो ऐसा थोड़ी ना है कि केंद्र सरकार ऐसे ही जाके बोल देगी कि हम ये काम करेंगे। तो वो सारी चीज़ें कौन करेगा? महान्यायवादी करेगा। ठीक है ना? कौन करेगा? महान्यायवादी करेगा। इसी का एक छोटा भाई भी होता है राज्यों में, जिसको कहा जाता है महाधिवक्ता कहा जाता है। यही पद जब राज्यों में होता है दोस्तों, जब यही पद राज्यों में होता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? महाधिवक्ता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये राज्यों में होता है, महाधिवक्ता होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये राज्यों में रहता है और ये कहाँ रहता है? ये केंद्र में रहता है, महान्यायवादी। अब देख लेते हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये आपको ध्यान दें। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मैंने शुरू में बता दिया, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति अपने से नहीं कर लेगा किसी को, तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए ये होगा कि प्रधानमंत्री पर्टिकुलर व्यक्ति को राष्ट्रपति के सामने सिफारिश करता है कि ये व्यक्ति जो है इसको महान्यायवादी बनाया जाए। मैंने बताया था ना कि मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य भी होता है ना कि सारी जानकारी किसको दे? राष्ट्रपति को दे। ये आपने प्रधानमंत्री वाले वीडियो में देखा होगा, तो अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। पहले राष्ट्रपति देखिए, उपराष्ट्रपति देखिए, प्रधानमंत्री देखिए, तब ये बात जो है ना एक सीरीज से आपके दिमाग में समझ में आएगी। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अच्छा, इसका कार्यकाल कितना होता है? तो ये प्रसाद पर्यंत काम करता है। कैसे? प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ठीक है, किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है? प्रसाद पर्यंत का मतलब ये है कि जब तक वह व्यक्ति कार्य करने की योग्यता रखता है, शारीरिक रूप से दिवालिया नहीं है, दिमागी स्थिति उसकी ठीक है, और राष्ट्रपति को लगता है कि ये व्यक्ति अभी और इतने साल काम कर सकता है ना, तब तक ये काम करता रहता है। इसकी कोई निश्चित जो है तो समय अवधि नहीं होती, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। अब इसकी देख लेते हैं, इसके कुछ कार्य होते हैं, इसकी शक्तियां क्या क्या होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी शक्तियों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत के किस संविधान में महान्यायवादी का पद दिया है? तो 76 में दिया हुआ है। फिर देख, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। फिर इसकी कभी कभी योग्यताएं पूछ लिया जाता है कि महान्यायवादी की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता वही होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज की होनी चाहिए, अथवा वह 10 वर्षों तक उच्चतम न्यायालय में एज ए एडवोकेट काम किया हो। फिर इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, फिर उसका कार्यकाल क्या होता है? तो प्रसाद पर्यंत तक होता है। इतनी बात। अब इसमें क्या होता है, यह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता दूं, यह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अब जब भारतीय संसद अपन पढ़ते हैं ना, तो भारतीय संसद का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब भारतीय संसद पढ़ेंगे तो भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन होता है और एक निम्न सदन होता है। मतलब उच्च सदन माने राज्यसभा और निम्न सदन माने लोकसभा। तो ये किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होता, किसी भी सदन का ये सदस्य नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखिए। तो जब ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो इसको वोट देने का अधिकार नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। वोट देने का अधिकार इसके पास नहीं होता है। ठीक है, देने का अधिकार नहीं होता। मैं अभी बस लिख दिया हूँ और यहाँ गुणे का सिंबल लगा दिया हूँ, तो समझ जाना कि मतलब नहीं होता है। लेकिन
यह किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सदस्य तो नहीं होता, लेकिन किसी भी सदन की कार्यवाही में ये हिस्सा ले सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोल सकता है, बोलने का भी अधिकार है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए, किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोलने का अधिकार होता है। ये आपको याद रखना है। कार्यवाही में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है और बोलने का अधिकार है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसमें पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है लेकिन उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, अपनी बात रख सकता है। तो ये महान्यायवादी होता है। दूसरी चीज़ या कि तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि ये भारत के किसी भी न्यायालय में बोल सकता है। मतलब कैसी भी न्यायालय हो उसकी कार्यवाही में ये भाग ले सकता है, अपनी सलाह दे सकता है। भारत के किसी भी न्यायालय में, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। भारत के किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में ये बोल सकता है, ठीक है, या भाग ले सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। बोल सकता है, बोल सकता है या भाग ले सकता है, आगे समझ जाएंगे। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इसकी सहायता के लिए राज्यों में जो यही व्यक्ति होता है ना, तो उसको मैंने शुरू में बताया कि क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता बोलते हैं। तो जो ये काम केंद्र सरकार के लिए करता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई जवाब मांगा केंद्र सरकार से, तो मैंने बताया कि केंद्र सरकार ऐसे थोड़ी एक कागज़ में लिख के देगी, तो केंद्र सरकार का एक वकील जाएगा, है ना, और वो वकील कौन सा होता है, यही महान्यायवादी होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर राज्यों की हाई कोर्ट ने कोई जवाब मांगा राज्य सरकार से, तो राज्य सरकार भी यही काम करेगी, तो वहाँ पे कौन होता है, महाधिवक्ता होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये छोटा टॉपिक है दोस्तों, लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आप, मेरा उम्मीद है कि अब ये क्वेश्चन आपसे छूट के नहीं जाएगा कि किस अनुच्छेद में है, 76 में है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है, तो महान्यायवादी होता है। ये सारी चीज़ें हमने देखा है। बहुत शॉर्ट में वीडियो है, एक दो बार देखिए तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी छूट के कभी भी नहीं जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन बहुत अमूमन पूछा जाता है कि भारत का महान्यायवादी इस समय कौन है। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाए ना, तो करंट की ये चीज़ें याद करके जाएं। अगर मान लीजिए हाँ हम बता दें और ये हो सकता है कि अगले 1-2 महीने में रिटायर्ड हो जाए या त्याग पत्र दे दे, तो फिर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इन चीज़ों को जब आप एग्ज़ाम देने जाएं उससे पहले इन चीज़ों को क्लियर कर लें। इसमें से क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में कौन है। तो ये हमारी आपसे गुजारिश है कि ये काम ज़रूर करके जाएं। अभी यहाँ बताना ठीक नहीं होगा। हो सकता है ये वीडियो आप 4 महीने बाद देख रहे हो, या कि आपका एग्ज़ाम अगले साल हो, तो वही कॉन्सेप्ट आप पढ़े रहेंगे फिर वही कर देंगे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।